नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट, यानी कि हम लोग जो 0.1% पे जब माल बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जीएसटी के अंदर में एक थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट का जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप जीएसटी का नॉलेज लेना चाहते हैं तो ये एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो जिसके बारे में बहुत से लेकर क्लियरेंस नहीं है। डिपार्टमेंट ने अब शुरू कर दिया नोटिस देना है थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट को लेकर। यानी अगर आपका बिजनेस कंसेशनल रेट पे माल सप्लाई करता है किसी को और वो उसको एक्सपोर्ट करता है बाहर, तो आप कंसेशनल रेट पे उसको बिलिंग करते हैं, यानी कि 0.1% जो की है उसके हिसाब से बिलिंग करते हैं और वो फाइनल एक्सपोर्ट बाहर में करता है। तो आपको वहां पे कंसेशन मिलता है इंटरेस्ट, यानी कि टैक्स लाइबिलिटी पे। आप वहां पे मान लीजिए आपका 18% चार्जेबल आइटम है, तो आप वहां पे 1% पे माल उसको भेजते हैं, बाकी जो 17% का है आपको वहां पे कंसेशन मिलता है। थर्ड पार्टी एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको ब्रीफ में बता दूं। थर्ड पार्टी यानी कि मान लीजिए अगर आपने डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर ना करके किसी के थ्रू एक्सपोर्ट हो रहा है, जैसे माल आपने किसी को माल भेजा और वो फाइनली माल को बाहर में आउट ऑफ द कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है, तो आप उस बंदे को, उस कंपनी को आप कंसेशनल रेट पर बिल करते हो, उसको माल देते हो और वो फाइनली माल को आपको आपका माल को जो है अब्रोड में यानी कि आउट ऑफ द कंट्री एक्सपोर्ट करता है। तो इसको थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट बोलते हैं, जो कि एक थर्ड पर्सन के थ्रू एक्सपोर्ट होता है। स्क्रूटनी डिपार्टमेंट ऑलरेडी शुरू कर चुका है और बहुत से टैक्स पेयर को नोटिस भेजे जा चुके हैं। आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नोटिस पहुंचना शुरू हो गए टैक्स पेयर को। तो अब इसमें क्या करना होगा, टैक्स पेयर को कैसे क्या करना होगा, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देख लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे उससे पहले कि ये थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट को लेकर प्रोविजंस क्या क्या है, लॉ में क्या बोला जा रहा है, सेक्शन क्या बोल रहा है, इसको लेकर उसके बारे में देख लेंगे और इसका क्या तरीका है, कैसे इसको डिपार्टमेंट को ऐसे नोटिस अगर आपके पास है तो कैसे इसको रिप्लाई देना है। तो वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे में लाल बटन दे दिए, इसको दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ने कंसेशन दिया हुआ है कि आप 0.1% लगाकर टैक्स बिलिंग कर सकते हैं। जो भी आपका आइटम चार्जेबल है 5% या 18% जो भी है, उसके बदले में आप उतना फुल टैक्स चार्ज ना करके 0.1%, अगर लोकल में है तो सीजीएसटी यानी कि उसका हाफ कर लीजिए, 0.05 सीजीएसटी। अगर बाहर स्टेट ऑफ यानी कि अदर स्टेट में अगर आप दे रहे हैं माल को कंसेशनल रेट पे, तो 0.1 आईजीएसटी लगाकर आप बिलिंग करके उसको देंगे और जो रिसिपिएंट होगा वो फाइनल आपके माल को, आपका जो कंसाइनमेंट होगा उसको बाहर एक्सपोर्ट करेगा। तो ये प्रोसेस होता है थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट का। इस पूरे साइकिल में क्या होता है, चूंकि आप कंसेशन पा रहे हैं वहां पे टैक्स पे, तो आपको क्या करना होगा, जो आपने किसी थर्ड पार्टी को माल बेचा और उसने जो फाइनल माल एक्सपोर्ट किया, तो उस पूरे साइकिल में डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है। यानी कि आपने मान लीजिए किसी कंपनी को दिल्ली में मान लीजिए किसी कंपनी को माल बेचा और वो फाइनल एक्सपोर्ट कर रहा है, तो आप 1% लाकर उसको माल बेच दिए। अब वो बंदा जो है एक्सपोर्ट किया है, तो वो एक्सपोर्ट का प्रूफ जो है, डॉक्यूमेंटेशन है उसका, यानी कि जैसे शिपिंग बिल बोल दीजिए या बिल ऑफ एक्सपोर्ट बोल दीजिए या फिर इनवॉइसेस या शिपिंग बिल का कॉपी में क्या होगा, आपका जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि आप उसको माल दे रहे हैं, उसका इंफॉर्मेशन वहां पे रहेगा। इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए शिपिंग बिल में इनवॉइस का डिटेल रहेगा, इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस का डेट रहेगा और आपका यानी कि कंपनी का नाम, मेन जो मैन्युफैक्चरर उसका नाम और उसका जो जीएसटी नंबर होना ये कंपलसरी है। तो ये मैंने एक छोटा सा चीज बताया, इसको लेकर एक प्रॉपर रूल है, क्या क्या कंडीशन है कि आपको थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट करते समय किन किन चीजों का पालन करना होगा, नियम को किन किन चीजों का ध्यान रखना है। इसी थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट को लेकर एक नोटिफिकेशन आया प्रॉपरली, जो कि नोटिफिकेशन अब 40/2017 और 41/2017 यानी कि 40 नंबर जो नोटिफिकेशन है वो सीजीएसटी का है, 41 नंबर जो नोटिफिकेशन है आईजीएसटी का है। दोनों एक ही दिन यानी कि 23 अक्टूबर 2017 को इशू किए गए थे। ये नोटिफिकेशन पर्टिकुलरली थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट के बारे में क्या क्या नियम है बताया गया है, थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट को लेकर किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा, कैसे क्या करना, सारी चीज इसमें बताई गई है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट को लेकर क्या बोला गया है। देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, नोटिफिकेशन नंबर 40/2017 सेंट्रल टैक्स का है, 23 अक्टूबर 2017 में इशू हुआ था। तो इसको हम लोग रेफरेंस कर लेते हैं, पूरा ना पढ़कर मैं आपको मेन पॉइंट बताता हूँ। इसमें कुछ कंडीशन दिया होगा, जैसे फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन, यानी इस कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। क्या कंडीशन है आपको देख लेते हैं, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 है द रजिस्टर्ड सप्लायर शैल सप्लाई द गुड्स टू द रजिस्टर्ड रिसिपिएंट ऑन ए टैक्स इनवॉइस। उससे पहले मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ क्या होगा कि आपके पास आपका जो माल खरीदने वाला है, जो आपका रिसिपिएंट है, आपके पास एक पीओ रेज करेगा। उस पीओ के अगेंस्ट में आप उसको माल भेजोगे, उस माल को लेकर वो एक्सपोर्ट करेगा। उसके बाद ये पॉइंट आता है कि द रजिस्टर्ड सप्लायर शैल सप्लाई द गुड्स टू द रजिस्टर्ड रिसिपिएंट ऑन ए टैक्स इनवॉइस। जीएसटी टैक्स इनवॉइस पे जो रजिस्टर्ड सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चरर है, प्रिंसिपल जो माल सप्लाई कर रहा है थर्ड पार्टी को एक्सपोर्ट के लिए, यानी कि रजिस्टर्ड रिसिपिएंट जो है वो जो है एक प्रॉपर टैक्स इनवॉइस पे माल भेजेगा। पहला कंडीशन।
The recipient shall export the said goods within a period of 90 days from the date of issue of tax invoice by the registered supplier. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे वाइटल पॉइंट है, आपको ध्यान रखना होगा। इस पॉइंट में बोला जा रहा है कि जो रिसिपिएंट है वो सप्लायर से माल रिसीव करने के बाद जो टैक्स इनवॉइस का डेट है उस दिन से लेकर 90 डेज के अंदर में उस माल को एक्सपोर्ट कर देना होगा उसको। क्लियर है? यानी कि टैक्स इनवॉइस डेट जो है, टैक्स इनवॉइस डेट से लेकर 90 डेज के भीतर में वो जो रिसिपिएंट जो है उस माल को एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, द रजिस्टर्ड रिसिपिएंट शैल इंडिकेट द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंडिकेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द रजिस्टर्ड सप्लायर एंड टैक्स इनवॉइस नंबर इशूड बाय द रजिस्टर्ड सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेड गुड्स इन द शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट। जो एक्सपोर्टर है, फाइनल एक्सपोर्टर, वो मैन्युफैक्चरर से माल रिसीव करने के बाद जब एक्सपोर्ट करेगा तो उस एक्सपोर्ट के दौरान जो शिपिंग बिल जनरेट होगा उस शिपिंग बिल में जो प्रिंसिपल सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, जहां से माल लिया है उसने, उसका जीएसटी नंबर और नाम भी होना चाहिए, प्लस इनवॉइस का डिटेल भी होना चाहिए शिपिंग बिल पे। यानी कि इस इनवॉइस का नंबर, जो प्रिंसिपल इनवॉइस जो मेन मैन्युफैक्चरर ने माल दिया है जिस इनवॉइस के अगेंस्ट में, उसका डिटेल होना चाहिए, और उसका जो सप्लायर है माल का, वो सप्लायर का जीएसटी नंबर और नाम भी होना चाहिए। ये बहुत ही वाइटल है। इससे क्या होगा, जो सप्लायर है, जो किस कंसेशन में माल बेच रहा है, वो इस डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे कंसेशन प्रूव करेगा, उसको कंसेशन मिलेगा। अदरवाइज अगर ये चीजें नहीं रहेगी, सप्लायर जो करने वाला है, जो एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके शिपिंग बिल पे मैन्युफैक्चरर का डिटेल अगर नहीं रहेगा, तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रिंसिपल सप्लायर है, उसको जो एक्स्ट्रा लाइबिलिटी का जो बैलेंस का टैक्स का डिडक्शन मिल रहा है, उसको एग्जेम्पशन मिल रहा है, उसका लाइबिलिटी पे करना पड़ सकता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो रेसिपिएंट है, जो कि माल को एक्सपोर्ट करेगा, तभी वो इसका एलिजिबल होगा एक्सपोर्ट करने के लिए, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द रजिस्टर्ड रिसिपिएंट शैल प्लेस एन ऑर्डर ऑन रजिस्टर्ड सप्लायर फॉर अक्रूइंग। जैसे मैंने पहले बता दिया कि पहला स्टेप यही होना चाहिए कि जो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है, जो माल खरीद रहा है, वो पहले एक पीओ रेज करेगा सप्लायर के ऊपर, जिसके अगेंस्ट में वो टैक्स इनवॉइस पे सप्लायर जो है, मैन्युफैक्चरर जो है, माल को सप्लाई करेगा। ठीक है। द रजिस्टर्ड रिसिपिएंट शैल मूव द सेड गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड सप्लायर। जो रिसिपिएंट है, जो परचेजर है, वो टैक्स इनवॉइस होने के बाद जो मूवमेंट होगा, माल को डायरेक्टली उसके सप्लायर के वेयर हाउस से कहाँ कहाँ मूव करेगा वो दिया गया है। नंबर 1, डायरेक्टली टू द पोर्ट, इनलैंड कोरियर डिपोट, एयरपोर्ट, लैंड ऑफ कस्टम, स्टेशन एक्सेट्रा। यानी कि डायरेक्टली वो पोर्ट पे मूव करेगा, सप्लायर के प्लेस से, सप्लायर के वेयर हाउस से, इनलैंड कोरियर डिपोट में मूव कर सकता है, एयरपोर्ट डिपोट में मूव कर सकता है, लैंड कस्टम में जहां पे वो शिप पे चढ़ेगा वहां पे डायरेक्टली वो मूव कर सकता है। ठीक है, डायरेक्टली ये यानी कि सप्लायर के पॉइंट से वो डायरेक्टली इन आइलैंड कंटेनर पोर्ट पे या डायरेक्टली पोर्ट पे या लैंड पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे वो मूव करेगा, जहां से माल को एक्सपोर्ट किया जाएगा, माल को उस रिसिपिएंट के पास भेजा जाएगा। नेक्स्ट, डायरेक्टली टू अ रजिस्टर्ड वेयर हाउस फ्रॉम वेयर ही सेड गुड सेल बी मूव टू द पोर्ट। एक ऐसा रजिस्टर्ड प्लेस रिसिपिएंट का, वहां पे मूव करेगा अपना वो, जहां से वो डायरेक्टली जो है पोर्ट पे मूव करेगा बाद में। ठीक, दो कंडीशन हो गया, जो अपना सप्लायर है, सप्लायर के पॉइंट से डायरेक्टली पोर्ट पे मूव करेगा सामान को, गुड्स को, या एक ऐसा रजिस्टर्ड प्लेस होगा रिसिपिएंट का, वहां पे मूव करेगा, करने के बाद जो है वो अपना डायरेक्टली फाइनली पोर्ट पे मूव करके माल को भेजेगा। ये कब कंडीशन होता है, जब वो एग्रीगेट करता है माल को बहुत से सप्लायर के साथ, बहुत से सप्लायर, मल्टीपल सप्लायर के साथ माल लेकर, फिर वो उसको मिलाकर माल को एक्सपोर्ट करता है। तो ये क्या करता है, डायरेक्टली एक एक करके ना करके अपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सारे सप्लायर से माल को इकट्ठा करके फिर वहां से वो डायरेक्टली पोर्ट पे मूव करके माल को बेचता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द रजिस्टर्ड रिसिपिएंट इंटेंड्स टू एग्रीगेट सप्लाईज फ्रॉम मल्टीपल रजिस्टर, जैसे मैंने बताया वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि अगर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट जो अगर चाहता है कि मल्टीपल सप्लायर से मैं सामान लाऊं, माल लाकर फिर एक जगह एक पॉइंट पे रजिस्टर वेयर हाउस पे वहां पे गैदर करूं, और फिर उन सबको क्या है पोर्ट पे मूव करके मैं माल को भेजू रजिस्टर एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ सिचुएशन रेफर टू द कंडीशन 7 above, the registered recipient shall endorse the receipt of the goods of the tax invoice and also obtain acknowledgement of the receipt of the goods in the registered warehouse from where operator and the endorsed tax invoice and the acknowledgement of the warehouse operator shall be provided to the registered supplier as well as the registered। जो रजिस्टर्ड सप्लायर है वो सारे का डिटेल, अगर वो मल्टीपल सप्लायर से माल को एग्रीगेट कर रहा है, वहां पे एग्रीगेट करने के बाद सारे टैक्स को, जितने भी टैक्स इनवॉइस आएंगे सप्लायर के, सारे सप्लायर का सबको एग्रीगेट करके उनका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके फिर शिपिंग बिल में उसका सारा इफेक्ट डालकर ये सारा डिटेल को क्या करेगा, जो सप्लायर, जो रिसिपिएंट है माल का, वो अपने जुडिशियल ऑफिस के पास जमा देगा अलॉन्ग विद अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे कि शिपिंग बिल वगैरह। ये माल
डायरेक्टली एक्सपोर्ट होने के बाद का ये प्रोसेस है, ये एक बंच देना पड़ता है। एज वेल एज साथ में जो मेन प्रिंसिपल सप्लायर है उसको एक सेट दिया जाता है और डिपार्टमेंट में एक सेट दिया जाता है, जुडिशनल ऑफिस जो है ऑफिसर उसके हाथ में। When goods have been exported, the registered recipient shall provide a copy of shipping bill। जैसे मैं अभी बता रहा था अभी तुरंत, एक्सपोर्ट एग्जीक्यूट होने के बाद जो रिसिपिएंट है क्या करेगा, कॉपीज ऑफ शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट या शिपिंग बिल कंटेनिंग द डिटेल ऑफ गुड्स या सर्विस, जो भी गुड्स जो रहा गुड्स का डिटेल उसमें होना चाहिए शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट पे, जीएसटी नंबर एंड द टैक्स इनवॉइस ऑफ द रजिस्टर्ड सप्लायर ऑन अलोंग विद द प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, यानी कि ईजीएम का डिटेल के साथ। यानी कि बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट एग्जीक्यूट होने के बाद रजिस्टर्ड रेसिपिएंट जो एक्सपोर्टर जो फाइनल एक्सपोर्टर वो क्या करेगा, अपने टैक्स इनवॉइस का कॉपी, शिपिंग बिल का कॉपी या बिल ऑफ एक्सपोर्ट का कॉपी, जिसमें शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट जिसमें कि मेन प्रिंसिपल सप्लायर का डिटेल यानी कि उसका इनवॉइस का डिटेल, इनवॉइस नंबर ऑफ डेट, उसका जीएसटी नंबर और उसका नाम, इसके साथ अलोंग विद द ईजीएम का डिटेल। अगर शिपिंग बिल के अगेंस्ट में अगर ईजीएम हो गया है, ईजीएम यानी कि मतलब एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट फाइल हो गया, उसका डिटेल के साथ ये डिटेल और ये कॉपी जो है एक जुरिडिक्शनल ऑफिस अलोंग विद द प्रिंसिपल सप्लायर को भेजेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, द रजिस्टर्ड सप्लायर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द अबव मेंशन एग्जेम्पशन इफ द रजिस्टर्ड रेसिपिएंट फेल्स टू एक्सपोर्ट द सेड गुड्स विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द अबव मेंशन एग्जेम्पशन, यानी कि जो रजिस्टर्ड सप्लायर है, जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है, जो माल भेज रहा है थर्ड पार्टी को, उसको ये कंसेशन नहीं मिलेगा। 0.1% का ये जो एलिजिबिलिटी है 0.1 पर बिल करने का उसको नहीं मिलेगा। जो 17% का कंसेशन मिल रहा है उसको नहीं मिलेगा। किस केस में, अगर जो रिसिपिएंट है माल का वो 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस डेट माल को एक्सपोर्ट नहीं करता है आउट ऑफ द कंट्री, उस केस में क्या होगा, जो सप्लायर है प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है उसको ये कंसेशन नहीं मिलेगा और वो जो बैलेंस का रेट है, बैलेंस का टैक्स लायबिलिटी उसको बर्डन करना पड़ जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 90 days वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर यही प्रॉब्लम होता है, किसी कारण अगर 90 days के अंदर में एक्सपोर्ट नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो क्या होगा, फिर दोनों को लायबिलिटी बेयर करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 90 days के अंदर में एक्सपोर्ट होना चाहिए। तो ये अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन नंबर 40/2017 जो कि थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट को लेकर था। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए है थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट के केस में कि अगर थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट आपको करना है या किए है तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्या कंडीशन है, क्या क्राइटेरिया है। इसी क्राइटेरिया को फॉलो करके आपको थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट का प्रोसेस या बिलिंग करना होगा। अदरवाइज आपको आने वाले समय में एक्सपोर्ट होने के बाद पोस्ट एक्सपोर्ट बहुत से बड़े दिक्कतों का सामना कर पड़ सकता है, एक्स्ट्रा लायबिलिटी का बियर करना पड़ सकता है। ऑलरेडी अगर आप एक्सपोर्ट कर दिए तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन को अरेंज करिए। अगर आप प्रिंसिपल सप्लायर हैं, बीइंग प्रिंसिपल सप्लायर, अपने जो रेसिपिएंट है उससे सारे डॉक्यूमेंटेशन लीजिए और प्रॉपर्ली चेक कीजिए। पर्टिकुलरली मैं पॉइंट बता रहा होगा, पर्टिकुलरली चेक कीजिए उनके शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट के ऊपर आपके इनवॉइस का डिटेल है कि नहीं है, आपका जीएसटी नंबर, आपका नाम है कि नहीं है। ये पॉइंट बहुत ही वाइटल है क्योंकि इसी के बेस पे आप अपने डिपार्टमेंट में जब आपके पास नोटिस आएगी, जब आपके पास ऑडिट वगैरह होगा, तो इसी पॉइंट के बेस पे आप वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस करके प्रूव कर पाओगे कि ये आपका एक्सपोर्ट है, आपका ही माल एक्सपोर्ट हुआ है और आपका माल प्रॉपरली सारे कंडीशन को फुलफिल करके हुए एक्सपोर्ट किया गया, तो आपका जो कंसेशन है वो अप्रूव हो। अगर ये सारे कंडीशन फुलफिल नहीं होंगे तो आपका जो कंसेशन है वो कैंसिल हो सकता है, एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। उस केस में आपको जो है पेनल्टी का या लायबिलिटी का बर्डन बेयर करना पड़ सकता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट का क्या कंडीशन है, क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना पड़ेगा और कैसे क्या करना होगा। नोटिस आना शुरू हो गया, हो सकता है आपके पास भी नोटिस आगे हो गया, आने वाले अगर थर्ड पार्टी आप करते हैं आपकी कंपनी में होती है तो हो सकता है आपने ये नोटिस फेस कर लिया होगा। तो इस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करके अगर आपका केस बनता है तो आप प्रोड्यूस करें डिपार्टमेंट में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है तभी दिक्कत आ सकती है। आई होप इस चीज़ को लेकर आपको क्लियरेंस आगे होगा। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं फ्रेंड। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।